सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लेज़र लेवलिंग करना। लेज़र लेवलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। किस चीज़ का खर्चा आता है? ट्रैक्टर के फ्यूल का खर्चा आता है। और ट्रैक्टर का खर्चा कितना होता है? तकरीबन 3000 रुपये घंटे के हिसाब से लेते हैं। और जो एक्सकेवेटर होता है, एक्सकेवेटर का काम होता है जो बड़े बड़े ये जो झाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, ये सब निकालना, वो होता है 4000 रुपये घंटा। तो मैंने जब ये वहाँ पे वज़ीर की ज़मीन पे काम करवाया था तो तकरीबन मेरे 4.5 लाख रुपए लगे थे। वहाँ पे तकरीबन 7 एकड़ ज़मीन। तो पहले तो काम ये है कि आप इसकी पैमाइश करें प्रॉपर कि है कितनी, क्योंकि ये ट्रैक्टर वाले फिर वो इसके एकड़ के हिसाब से पैसे लेते हैं, बल्कि वो ये तो घंटे के हिसाब से लेते हैं। लेकिन आपने एकड़ के हिसाब से सारी कैलकुलेशन रखनी पड़ती है, कितना फर्टिलाइज़र डालना है, कितनी देर पानी चलाना है, फिर उसके बाद जो है ना इसमें पेस्टिसाइड कितना लगेगा, बीज कितना लगेगा, फिर उसके बाद पर एकड़ पैदावार कितनी है, इसके हिसाब से आपकी सारी जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। तो अब ये यहाँ से वो रोड से स्टार्ट होके जैसे वहाँ तक फार्म तक जो है ना 7 एकड़ है। इस पे ट्रैक्टर चला हुआ है, आप लोग देखें खालियाँ बनी हुई है। तो इस पे अब हम अगर इसको थोड़े अच्छे पढ़े लिखे तरीके से करें, एक तो जिनका काम है उनसे तो हमने मदद लेनी है, क्योंकि उनका तो काम है ना, वो तो काम करने जानते हैं। लेकिन हमने फिर इसके साथ में थोड़ा सा ये भी देखना है कि भाई एडवांस तरीक़े से काम कैसे हो रहा है। अब इसके अंदर जो है ना वो ये ट्रैक्टर चलाने के बाद फिर जो है ना खालियाँ बनाने के बाद ये पानी के रास्ते बनाने के बाद फिर आपने इसको जो है ना हल चला दिया, नरम हो गई ज़मीन, फिर आपने बीज डाल दिया। बीज डालने के भी तरीके होते हैं, ये छट्टा भी होता है, एक होता है ना प्रिसिशन प्लांटेशन होती है। प्रिसिशन प्लांटिंग होती है कि थोड़े थोड़े बिल्कुल बराबर फासले पे आप जो है ना बीज लगाते हैं। फिर वो ऐसा भी होता है कि पानी में छिड़कते हैं बीज, और ऐसा भी होता है कि पहले जो है ना वो अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे वो पनीरी बनाते हैं पहले एक जगह पे, चावल की पनीरी बनती है, फिर वो पौधे को निकाल के लगाते हैं, पूरे कीचड़ में लगाते हैं उसको। तो हमने जो है ना ये चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जब एक प्रैक्टिकली चीज़ में आ जाएंगे ना तो फिर क्या होगा कि फिर आपको उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा तुम ये इसमें तुम फालतू जो है ना वो स्क्रॉलिंग में तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो। जब वो खुद ब खुद जो है ना उनके अंदर इश्तियाक होगा मैं भी ये पढ़ूँ। अच्छा, फिर ये आप ये देखेंगे कौन सी फसल ऐसी है जिसमें ज़्यादा मुनाफा है, जिसकी पर एकड़ पैदावार ज़्यादा है, जिसकी मार्केट में रेट अच्छा है, जिसका बीज सस्ता है, इसकी पूरी फिजिबिलिटी बनेगी प्रॉपर। फिर अब ये है कि फिर इसके अंदर भी बायोडाइवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। बायोडाइवर्सिटी ये होती है कि आप ज़मीन पर अलग अलग किस्म की चीज़ें लगाएं, ताकि अगर कोई कीड़ा आ जाए तो वो क्या होता है, फिर एक जहाँ तक एक फसल है वहाँ तक तो वो असर डालेगा, उसके आगे फैल नहीं पाएगा। फिर इसमें ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो इसको बायो फेंसिंग कहते हैं। बायो फेंसिंग ये होती है कि आपने ऐसे पौधे लगाने जो कीड़ों को रोक दें, उनकी खुशबू से वो कीड़े रुक जाते हैं। और फिर इसके अंदर एक चीज़ होती है मल्चिंग। मल्चिंग कहते हैं ज़मीन को नंगा नहीं छोड़ना, कभी ज़मीन को कवर करके रखना है। इसमें जैसे उसकी चावल की पराली होती है या जो है ना वो कोई भी घास होती है, उससे ज़मीन को कवर करके रखना है। उससे क्या होगा कि ज़मीन का जो मॉइस्चर है वो ज़मीन के अंदर ही रहेगा, आपको बार बार पानी लगाना नहीं पड़ेगा। वैसे अगर आप इसको नंगा छोड़ेंगे हो सकता है कि आपको हर हफ्ते पानी लगाना पड़े, लेकिन अगर आपने इसको कवर कर लिया तो हो सकता है 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद पानी लगाना पड़े। फिर इस ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो है ना बायोटा रखा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अल्लाह ताला ने जिनका काम ही ये है कि वो पौधों को खुराक देते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं सारे। तो उनको ज़िंदा रखना है। उनको ज़िंदा रखने के लिए आपने क्या करना है, इस पर बार बार हल नहीं चलाना। तो ये जो कुदरती निज़ाम काश्तकारी है, इसके लिए असद शरीफ साहब मेरे ख्याल में बहुत काम कर रहे हैं, PQNK के नाम से ना, पिकनिक पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, और दुनिया भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। तो उसमें क्या तरीका होता है कि आपने बार बार हल नहीं चलाना। हल चलाने से क्या होता है कि ये जो टायर उसका गुजरता है ना उसके ऊपर से, तो वो बिल्कुल उसको ज़मीन को दबा देता है, इसमें बहुत सारा तो वो बायोटा मर जाता है। फिर आपने इसमें फ्लड इरीगेशन नहीं करनी। फ्लड इरीगेशन ये कि आपने खुला पानी छोड़ दिया, ये फ्लड इरीगेशन होती है, तो इसके अंदर भी वो बायोटा मर जाता है। फिर आपने इसके अंदर जो है ना वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, उससे भी वो मर जाता है। आपने इसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने। आपने इसके अंदर एक मरतबा हल चलाने के बाद इसका ज़मीन के अंदर एक हार्ड पैन होता है, उस हार्ड पैन को तोड़ने के लिए हल की भी मुख्तलिफ किस्में होती है ना, एक होता है राजा हल कहलाता है। तो उसके अंदर फिर वो बहुत बड़ा उसका उसका कोई नाम है, ब्लेड, उसका जो ब्लेड होता है, तो वो चीज़ल ब्लेड होता है, पता नहीं कौन सी किस्म के ब्लेड होते हैं। ठीक है, तो ये जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको शहर में ही सबसे देहात वाले मज़े मिल जाएंगे। यहाँ पर आप आके अपना जो है ना वो फसल लगाएं, एक एकड़ का टुकड़ा ले लें, 1,000 गज का टुकड़ा ले लें। मैंने इतनी अच्छी डील की है कि इतनी अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी, और मैं इसके पीछे बड़ा ख्वार हूँ। मैंने जो है ना वो विंदर सोमियानी, वो क्या नाम है, हब चौकी विंदर सोमियानी, वहाँ पे भी ज़मीनें जाके देखी हैं। ठट्ठा, घारो, साकड़ो, बुहारो, जुंगशाही और घोड़ाबारी, कहाँ तक मैं गया हूँ अंदर ज़मीनें। वो गाड़ी बुक करा के साबिर भाई की गाड़ी में हम लोग जाते थे, और साबिर भाई तो वो माशाल्लाह ये जो वीडियो बना रहे हैं,
ठीक है, तो इनकी गाड़ी का हमने बुरा असर कर दिया था ज़मीनें ढूंढ के, लेकिन कहीं पे सिक्योरिटी का मसला, कहीं पे फासले का मसला, कहीं पे पानी का मसला। तो फिर वो ये झंगरी में मैंने काम जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे फासला भी कम था, पानी भी, उन दिनों बारिश हुई थी, पूरा डैम भर गया था। इस वज़ीर की ज़मीन के पास दरावट डैम है, तो पूरा डैम भर गया था और पानी वहाँ खुला पानी था, लेकिन उन लोगों ने बेदर्दी से पानी इस्तेमाल किया। अब बैठे हुए, अब उनके पास पानी नहीं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 7 एकड़ के लिए पानी अगर नहीं हुआ तो एक बोर और करा लेंगे, या इसी के अंदर जो ना वो है ना पंप है, वो बड़ा लगा लेंगे, या फिर ये करेंगे कि सोलर के अलावा हम यहाँ पे वो भी रख लेंगे। पीटर पीटर इंजन होता है असल में, तो वो लिस्टर पैटर कंपनी है, तो उसका वो नाम भी मशहूर हो गया, पीटर इंजन मशहूर हो गया। तो उससे फिर हम ज़मीन पानी ले लेंगे, लेकिन हमारी प्रैक्टिस ही इंशाल्लाह वैसी होंगी कि हमें पानी कम से कम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने पढ़े लिखे तरीके से काम करना है। एक मॉडल फार्म बन जाएगा तो ये हम आस पास के लोगों को बुला के रेप्लिकेट कर दिखा सकते हैं कि भाई देखो कितने कम पानी से हमने कितनी सारी ज़मीन लगा दी, और कितने बगैर फर्टिलाइज़र के, बगैर यूरिया के, देखो हमने बगैर पेस्टिसाइड के हमने देखो कैसे फसल निकाल ली और पर एकड़ कितनी पैदावार ले ली। ये दुनिया भर में ना कंट्रोल की जंग चल रही है। GMO सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ना सीड्स हैं, जो कि सिर्फ उन कंपनीज़ के पास होंगे, आप उनके पाबंद हो जाएंगे कि आप उनसे ही लें। तो ये इसके खिलाफ एक जंग है। ये तो खुराक की जंग है जो कि आगे बहुत मतलब सिवियर जो ना वो कंडीशन इख्तियार कर ले। तो आप जो है वो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे सीड्स वगैरह, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो GMO नहीं? देखेंगे, अभी तो मुझे पता नहीं है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। अभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो वो हम ये क्या नाम है, वो तो खैर जो हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड कहलाते हैं ना, जो हाइब्रिड है, तो वो जो देसी होगा वो हम देसी लेंगे, दोनों मिलते हैं, देसी लेंगे हम। हाँ, लेकिन अभी तक जो है ना कोई ऐसा फार्मूला मेरे ख्याल से नहीं है कि आप डिफरेंट कर सकें ना। एक तो ये है ना कि उनकी खास बात कि वो उसके फसल को आप दोबारा बीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मे भी। और वहाँ पर आप कोई और भी जो है ना बीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, गंदम का जो दाना है ना, गंदम के दाने के अंदर मुझे बताया था अखलाक साहब ने, वो माशाल्लाह 17 साल उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रिसर्च की है, और ख़ुद जो है ना वो इंडस्ट्रियल क्या नाम है, एयर कंडीशनिंग के अंदर उनका MES के नाम से नहीं, UES के नाम से, यूनिवर्सल इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से उनका अपना पूरा सेटअप है, और 0 बैक्टीरिया एयर कंडीशनिंग करते हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि बड़ा टेक्निकल काम है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनकी 10-15 वीडियोस बनाई थी। आप लोग जाके मेरा चैनल चेक कीजिएगा, सबा सनाबिल के नाम से। तो बता रहा था 8 चैनल है, उसमें से एक चैनल सिर्फ फार्मिंग का है। सबा सनाबिल का मतलब होता है 8 बालियाँ, वो 7 बालियाँ, कि हमने जो ना 7 बालियाँ पैदा की, हर बाली में 100 दाने हैं। ये मिसाल है एक नेक काम की। तो आप एक नेक काम करते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है कि आपने ज़मीन में एक बीज बोया, उससे 7 बालियाँ निकली, 7 बालियों में 100 दाने थे, 700 दाने, मतलब अल्लाह के बारगाह में एक नेक काम के अजर का अजर जो है 700 गुना कम अज़ कम है। अल्लाह ताला का जो बैंक है वो बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड है। यहाँ तो होता है ना मीज़ान बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, और जो ना नेशनल बैंक लिमिटेड, ये सारे लिमिटेड है, अल्लाह ताला का बैंक अनलिमिटेड है। तो बहरहाल हमने जो ना वो बात क्या कर रहा था मैं, सबा सनाबिल, वो चैनल आप चेक कीजिएगा, अखलाक साहब की वीडियोज़ हैं। उन्होंने बताया कि गंदम के एक दाने के अंदर अब जो है ना वो प्रोटीन लेवल शायद जो है ना वो उसको क्या नाम है, सिर्फ 2% रह गया है, ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, और पहले जो ना वो कितना था, पहले 16% था। जो ओरिजिनल गंदम है ना उसके अंदर 16% होता था, लेकिन अब 2% है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। वो उसकी वीडियो में एग्जैक्ट नंबर हैं, 2 साल हो गए वीडियो बनाए हुए। लेकिन ये आप देखें कि किस तरीके से फर्टिलाइज़र और ये सब यूज़ कर। अच्छा होता क्या है, हम ज़मीन को जिस तरीके से पानी देते हैं ना, वो जो बेड बनाने का तरीका है, जो कुदरती निज़ाम काश्तकारी है ना, उसमें बेड बनाते हैं। बेड बना के आपने जब ऊपर बीज को लगाया ना, तो अब वो उसकी जड़ें, कुदरती तौर पे जड़ों के अंदर ये बात है कि वो पानी ढूंढने के लिए नीचे जाती है। जब पानी ढूंढने के लिए उनको पानी दूर मिलेगा ना, यहाँ फसल लगी हुई है, पानी यहाँ चल रहा है, तो वो पानी जब दूर मिलेगा तो जड़ें फैलेंगी। जब जड़ें फैलेंगी तो तना भी स्ट्रांग होगा। जब पूरा जो ना वो पौधा स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसको इतनी ज़्यादा जो है ना पेस्टिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कीड़ों से खुद ब खुद लड़ लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो चाइना की पैदावार कर रहे हैं ना, चाइना वाली। जैसे आज हमारे अपने बच्चों को जो ना वो हमने जो ना वो क्या फास्ट फूड खिला के और चिकन खिला के कमज़ोर कर दिया, यही मिसाल है। तो वो पौधा अगर उस तरीके से लगाया जाए जिस तरीके से कुदरत ने निज़ाम बनाया है। मैं पहले सोचता था ये इंसान बचते हैं यहाँ पे तो 21% ऑक्सीजन क्यों है, और नहीं कितना परसेंट है, वैसा ही है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, 21, और दूसरा नाइट्रोजन 79। नाइट्रोजन 79। भाई नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा क्यों है? पता चला नाइट्रोजन तो पौधों की खुराक है। NPK नाइट्रोजन
और पोटेशियम पोटेशियम और फॉस्फेट, ये 3 चीज़ें पौधों की खुराक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको क्रिएट करते हैं, ये फिज़ा से लेके और उसको जो ना वो पौधों को देते हैं। तो हमने यहाँ पर ड्रम जो रखे हैं इसके अंदर हम वेस्ट डिकम्पोजर बनाएंगे। ये इंडिया से आया था असल में फार्मूला, और इसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया लिए थे जो कि तमाम यूनिवर्सली पौधों के लिए बड़े फ़ायदेमंद थे। तो फिर वो रेप्लिकेट हो रहा है, पूरी जगह जगह फैल गया। वो थोड़ा सा आपने लेना है, सिर्फ 2 चमचे भी अगर आप ले लें काफ़ी होगा। वो ड्रम में डाल दें और उसके बाद फिर आप उसके अंदर जो है ना वो गुड़ डाल दें, उसकी खुराक है। या फिर जो है ना वो जो गुड़ का जो एक वो शीरा होता है उसको क्या कहते हैं, गुड़ का शीरा भी होता है। और एक तो गुड़ हम लोग खाते हैं वो महंगा होता है, लेकिन एक काला गुड़, हाँ मोलासिस कहते हैं उसको, तो मोलासिस भी मिल जाता है। और जो ना वो जो बिल्कुल जो काला गुड़ होता है आखिर का जो होता है वो भी मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, वो उसमें डाल दें। तो वो आप उसको गर्मियों में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है वो, तो वो 5-6 दिन में जो ना पूरा ड्रम जो ना वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जो बैक्टीरिया है ना उनका काम क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के इतना बारीक कर देना कि पौधे उसको उठा लें, पौधों की जड़ें उसको उठा लें। ठीक है, तो वो अब उसके लिए ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है, सूखे पत्ते, लकड़ी, गोबर, जैसे सब्ज़ी के छिलके, सही है, या फिर कोई जानवर मर गया, तो ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है। ऐसी चीज़ें जो कि डिज़ोल्व हो जाती हैं ज़मीन के अंदर, तो वो बैक्टीरिया को जब वो मिलती हैं तो उसको जो है तोड़ के बिल्कुल जो है ना NPK में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से जो है ना वो इसके अंदर जो एक तो NPK हो गया, और ज़मीन के लिए जो है ना वो इसका ज़मीन की जब वो इसका जो सॉइल टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर होता है CN रेशो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो होता है। तो आपका जो फर्टिलाइज़र है ना उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशो भी आपको स्टडी करना पड़ता है कि आपको कितना जो है ना ज़मीन के अंदर फसल के लिए ज़रूरत है, और फिर इसमें पानी की कितनी ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की कितनी ज़रूरत है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, इसको आपने किस टाइम पे आइडियली इसको लगाना है, और अगर मौसम जो है ना वो इतना सख्त हो गया, गर्म हो गया, फिर आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे झंगरी में मैंने गंदम लगाई, तो मैंने लगाई लेट, मैंने देखी हुई थी यूट्यूब की वीडियोस, उन्होंने बोला कि ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगता है। तो हमने पहले तो हिम्मत करने में देर लगी, फिर इन्वेस्टमेंट जमा करने में देर लगी, सब कुछ हो गया, वहाँ पे लगाया, तो फिर वो ऐसा इन्वेस्टमेंट आई, ट्रैक्टर चलाया, जो ना वो बीज डाला, नवंबर का मिड हो गया था। अब ये फसल थी लेट। अब जब हमने इसके ऊपर 2 पानी लगा लिए, एक मतलब बीज लगा दिया, फिर 2 पानी लगा लिए, 1 हफ्ते के वक्फे से पानी लगाने में टाइम लगा, क्योंकि ज़मीन लेवल नहीं थी, ज़मीन तक पानी आखिर तक पहुँचाने में टाइम लग रहा था, पीछे प्रेशर स्लो था, वाटर चैनल बनाने में टाइम लगा, ज़मीन का लेवल भी देखना पड़ता है कि जहाँ पे आपका वाटर चैनल, जहाँ से वाटर की सोर्स है वहाँ से आगे फ्लो जो ना वो होना स्लोप होना चाहिए, वरना फिर आपको जो ना वहाँ से उसको उठाना पड़ता है, फिर आपको उसको देना पड़ता है। तो जब ये मौका आया ना, तो मुझे मेरे दोस्त हैं भावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, वो प्रोफेसर हैं, जाहिद भाई हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह। उन्होंने बोला तो मैं काम करो, इसके साथ ना वो लगा दो, सनफ्लावर लगा दो। सनफ्लावर क्या करेगा, सनफ्लावर के जो ना वो पत्ते और उसके जो फूल है चौड़ा होता है ना, वो क्या करेगा, गंदम को साया देते हैं, तो ऑटोमेटिकली गंदम को ठंडा वो चाहिए होता है, ठंड में गंदम ग्रो करती है, जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ज़्यादा गंदम अच्छी होगी। जिस साल आपकी मुख में सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, आपकी गंदम बहुत अच्छी होगी। तो क्या हुआ कि ये लगा दो, तो इससे तुम्हारी सर्दी एक्सटेंड हो जाएगी। हैं यूक्रेन में गंदम कितनी अच्छी है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, और ये हमारे ऊपर कर्ज़ है, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास तालीम हासिल करने के सारे ज़राए मौजूद हैं, कि हम इन चीज़ों को सीखें, इल्म हासिल करें, और फिर इस नेमत का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि गांव देहात में जो लोग रह रहे हैं और इन ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है। ये भी जो आए हुए थे, ये इतनी दूर से मेरे प्रोग्राम के अंदर आते हैं हमेशा, एक गाड़ी के अंदर, जंगरी से आए थे, 136 किलोमीटर है यहाँ से। तो इनके पास, मैं इसी इरादे से कि वहाँ पे गया था कि मैं यहाँ पे एक मॉडल फॉर्म क्रिएट करूँगा, ये सारी प्रैक्टिसेस करूँगा, फिर एक उसको जो ना वो फिर वहाँ के आसपास जितने भी ज़मींदार हैं वो सब उससे सीखेंगे। लेकिन बस नुकसान हो गया, फिर नुकसान की वजह फिर मेरा तो अपना दूसरा काम भी है, तो मुझे बेसिकली टीम चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो कि पढ़े लिखे तरीके से चीज़ों को रिसर्च भी करें, स्टडी करें, उस पर काम करें। आप में से किसी का कोई फार्मिंग का इंटरेस्ट है? किसी ने कभी कुछ इंटरेस्ट है? किसी ने कभी घर में कोई पौधे छोटे लगाए? आपने लगाए माशाल्लाह, आपने भी लगाए हैं, आपने भी लगाए माशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये देखें ना कितना कम है, इतने सारे लोगों में से कितने कम लोगों ने हाथ लगाए। सर आप बताएं ना, आप पौधे चावल के खेत हैं हाँ, इनके। आप थोड़ा सा है,
आए ना जरा नहीं तो मेरी जगह आपको होना चाहिए था यहाँ पे। नहीं, हम एग्रीकल्चर में हैं, अच्छा लेकिन माशाल्लाह इतने उस पे नहीं है। चावल लगाए हैं हमने अभी। माशाल्लाह। हाँ, कहाँ पर? उसकी सिंध में गुज्जो पे अच्छा कितने एकड़ पे लगाए? 100 एकड़ पे तकरीबन कोशिश करिए। ये तो अभी आपका मैं- तजुर्बा हमें चाहिए। हाँ, तो अभी हम खुद लगा रहे हैं। अच्छा हाँ, समझे, अब 100 एकड़ की जगह तो 80 एकड़ पे लगेगा, बाकी तो बंद कट जाते हैं। ये हाँ, होता हाँ, सही है है। 80 पे तकरीबन करिए। माशाल्लाह। अभी तो कुछ छिटका है, कुछ वो रुम्बा करा है जो अपनी बीज ज़मीन लगा- है ठेके पे लिए? बस ये समझे एक फैमिली की है। फैमिली की है। हाँ, ये सिंध में ज़मीनों का ये सिस्टम है ना कि 4 आने जो होते हैं ज़मींदार को मिलते हैं अगर पानी उसका हो तो। अगर ज़मींदार की ज़मीन है तो उसको 2 आने मिलते हैं, पानी भी उसका है तो 2 आने और मिलते हैं। 2 आने मतलब पहले 1 रुपया हुआ ना तो 16 आने होते थे। ये तो अब हो गया ना कि रुपये के अंदर पैसा है, 100 पैसे हो गए, पहले 16 आने होते थे। तो 16 आने में से 2 आने का मतलब है 12.5%, 4 आने का मतलब है 25%। तो जब ज़मीन लगाते हैं तो देहात के लोगों उनका हिसाब किताब बड़ा सादा होता है। वो कहते हैं भाई ज़मीन फसल लगाओ, जब फसल बिकेगी तो उसमें से 4 आने मेरे ज़मींदार के, 4 आने किसके? हारी के, जो उस पर मेहनत कर रहा है, और उसके बाकी जो 8 आने वो किसके? जिसने उस पर पैसा लगाया है। तो जो इन्वेस्टर है उसको 8 आने मिलते हैं। तो मैंने इनसे जो, और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पूरे साल पे ठेके पे ले लें कि भाई इस ज़मीन का 1 एकड़ का ठेका 20,000 है, 30,000 है। पंजाब में ज़मीनें 1-1 लाख रुपए ठेके पर मिलती हैं, तो बिल्कुल ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, सारा साल से उन पर जो ना वो ज़राअत हो रही है, पानी भी वाफिर है, लेबर भी वाफिर है, और ज़मीनें भी ज़रख़ेज़ हैं। वहाँ पे जो ना वो खूब फसल होती है, मतलब 1-1 एकड़ का एवरेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ज़मीन ठेके पे तरीका ये होता है कि पूरे साल का ठेका होता है, और 20,000 से लेके 1 लाख तक होता है। हो सकता है कहीं किसी जगह पे इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन इन दोनों तरीक़ों में एक फ़्लॉ है। वो क्या है कि ज़मींदार की ज़मीन अपनी जगह खड़ी है, जो मेहनत कर रहा है, पैसे लगा रहा है, हो सकता है कि उसको लॉस हो जाए, क्योंकि जो ना मौसम ख़राब हो जाए, या कीड़ा लग जाए, या मार्केट में रेट सही ना मिले। तो मैंने जो डील की है वो इनसे ये की है कि मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं आपको 25% दूँगा, और अगर एक फसल में नुकसान हो गया तो उस नुकसान को अगली फसल में से पहले निकालूंगा, फिर बाकी जो बचेगा उसमें से आपको 25% दूँगा, मतलब प्रॉफिट जब होगा तो यही डील आप सबके साथ भी मेरी होगी इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि भाई एहसान भाई मैंने यहाँ पे ना 1 एकड़ पे ये लगाना है, मैंने वो इसकी वीडियोस देखी थी, बड़ा मुझे अच्छा लगा, और ये जो ना ये लगा के ना ये बड़े अच्छे से हम पैकिंग करके इसको ड्राई करके पैक करके ना बहुत अच्छे रेट पे बेच सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। करें बिस्मिल्लाह। आपको पानी मिल रहा है, ज़मीन मिल रही है, यहाँ पे लेबर मिल रही है, आपको सिर्फ आके अपनी उसको जो ना वो अपने हिसाब से चलाना है उसको। क्योंकि अच्छा मैं इन लोगों से बोलता हूँ ना कि ये लगा लें, तो वज़ीर से, उसके वालिद साहब से, तो ये लोग बोलते थे कि हमारा तजुर्बा ही नहीं है, हमने तो प्याज लगाई है, या टिंडा लगाया है, या फिर जो ना गंदम लगाया है। मैं बोलता था मिर्ची लगा लो, कहते हैं हमें तजुर्बा नहीं है, टमाटर लगा लो, हमें तजुर्बा नहीं है। तो ये लोग बहुत घबराते हैं। ये लोग सिर्फ वो काम करते हैं जो इन्होंने आसपास इनसे सीखा होता है थोड़ा बहुत, और वो भी इनको जो ना वो इनके पास सरमाया भी नहीं होता, ये फंसे हुए हैं सूद के अंदर। ये जब जो सब्ज़ी मंडियों के अंदर जो आड़ती होते हैं उनसे पैसे सूद पे लेते हैं, वो सूद पे नहीं, मतलब उनसे पैसे इस शर्त पे लेते हैं कि माल उनको ही देंगे। जब आपने उनको ही देने का जो ना शर्त कबूल कर ली, अब आप ओपन नहीं, आप वो माल आपका नहीं है, हालांकि ये जायज़ नहीं है। तो अब उन्होंने फाइनेंस जो दिया है, पैसा दिया है ना, माल दिया है, सारा बीज देखें, उसने बीज दिया, आपने पहले उससे कॉन्ट्रैक्ट करा, उसने बीज दे दिया, उसने सारी आपको फर्टिलाइज़र्स दे दिए, उसने सारी चीज़ें दी, उसने कहा भाई इसके बदले जो है मैं आपकी क्रॉप मैं लूँगा, मैं बेचूँगा। इसमें क्या है, आप मुझे बताएं जायज़ कैसे नहीं है। मैं सवाल है मेरा, इसमें मसाइल है। हाँ क्या है इसमें मसाइल है, फिर तफसील हो जाएगी। वो पैसे पे पैसा नहीं बढ़ा रहा। नहीं, एक मसला मुझे पता है। हाँ, कि अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो आम का बाग लगा हुआ है, ये लो 5 लाख रुपया, जितने आम मिले वो मेरे। बिल्कुल, आम मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, कैरी है, कैरी ही गिर जाए, तो ये जुए सेंस में भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये एक पहला मसला है। दूसरा मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादातर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं जो माली मजबूरी में फंसे होते हैं कि किसी तरह भी 5 लाख रुपए दे दो, फिर देखा जाएगा। असल में वीडियो भी बन रही है भी, और एक्सपर्ट नहीं है ना हम लोग, हाँ, तो किसी का भी सही बात। हाँ, ये बात मुनासिब क्योंकि है। ये तो अमूमन डील हो रही है। ये वो देखें, उसकी लाइन है पीछे सारी, वो आपको अच्छा बीज भी लेके देगा, हमें तो नहीं पता कौन सा लेना है ना, क्योंकि उसको पता है ये मैंने अपना। असल में ये उधार का सौदा है, उधार में किसी भी किस्म की कंडीशन जो है ना उसमें शुकूक पैदा हो जाते हैं। उसने उधार लिया है, उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं प्रॉफिट और लॉस दोनों में आप जो ना वो शरीक होते हैं कि लॉस होगा तो मैं लॉस बर्दाश्त करूँगा। हाँ, ठीक है। काशिफ मेरे पास काम करता था, काशिफ ने बोला एहसान भाई मैं ना पंजाब से पिछली मरतबा मैंने आम मंगवा के बेचे थे, तो इस मरतबा मैं मंगवाता हूँ, आप करें, आपको मैं ला के देता हूँ। मैंने पहले कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मंगवा लो, तुम बेचो, मेरी जगह इस्तेमाल करो, मेरे कस्टमर को भले ऐड लगा दो मेरे ग्रुप के ऊपर मुझे। उसने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है,
तो जो ना फिर भी चलो उसने वहाँ से शायद उधार में मंगवा ली, क्या किया बहरहाल। लेकिन फिर बाद में मैंने बोला चलो ठीक है मेरे लिए मंगवा लो। वो मंगवाए, वो सोराबगुड़ से लेकर आ रहा था रक्शे के अंदर, रक्शे वाला पीछे लेके गायब हो गया। कितने 23,000 रुपये काम था। मैंने कारोबार की नीयत की, पैसे दिए, नुकसान हो गया, मैंने वो पैसे भरे। काशिफ उस वक्त जो है ना वो मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ पाँव काँप रहे थे कि क्या करूँगा मैं, ठीक है। तो वो आपका नुकसान बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। हाँ सही बात है। ठीक है, वो कहेगा नुकसान हो गया तो आप जानो। तो ये जो लोन दिया है ना, लोन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं हो सकती। लोन आप अपनी आसानी से वापस करेंगे, लोन के ऊपर पैसों का इजाफा भी नहीं हो सकता और ये कंडीशन भी हो सकती है कि आप लाजमी मुझे बेचेंगे। लेकिन बहरहाल मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, सही बात। इस पे आप मुफ्ती साहब से जो ना वो करवाएं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से ना हमारे किसान कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। सही कह रहे हैं। क्योंकि ये उधार पे लेके फंस जाते हैं। और ये दूसरी बात है कि ये जो ना वो सीखते भी नहीं है कि नई फसल लगानी तो कैसे लगानी है। अब ये कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इस मुल्क के अंदर ये पता करने का कि भाई टमाटर जो है ना कितने लोगों ने लगाए, कितने एकड़ पे लगाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। वो कभी टमाटर की वैल्यू इतनी गिर जाती है कि वो जो ना वो उसको उठा के मार्केट तक पहुंचाने में भी नुकसान है। वो वहीं ज़मीन में उसको जो ना वो जानवरों खिला दिया, वो चला देते हैं। और कभी इतना महंगा हो जाता है कि हमें टमाटर की जगह सालन में दही डालना पड़ता है। होता है कि नहीं होता? तो इसके लिए अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो ऑटोमेटेड, इस तरह मतलब ये कि डिजिटली जो ना वो कनेक्टेड हो लोग, और ये इसकी जो ना वो लॉगिंग हो रही हो कि भाई मैं बता दूं अपने इलाके से सर्वे करके कि भाई इस मरतबा हमारे इलाके की जो हमारे गांव की जो इसकी उसमें सराउंडिंग में 100 एकड़ ज़मीन आती है, इसमें से इतने एकड़ पे ये लग रहा है, इतने एकड़ पे ये लग रहा है। वो सेंट्रली जो ना वो और डेटा फ्री डेटा हो, फ्री डेटा की बात हो रही थी वहाँ पे। तो ये डेटा फ्री होना चाहिए। ये डेटा, इस डेटा पे सबका एक्सेस होना चाहिए कि पिछले साल के डेटा पे भी एक्सेस होना चाहिए। अब क्या हुआ, प्याज हुई, प्याज पे बड़ी जो ना वो बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों का। ये जो जिस गाड़ी में आए थे माशाल्लाह से इन्होंने प्याज की फसल से बनाई है गाड़ी, 21 लाख रुपए की खरीदी थी। प्याज की फसल में इनको इतना माशाल्लाह से अच्छा फ़ायदा हुआ था। लेकिन जब नुकसान होता है तो बड़े बुरे हालात हो जाते हैं। हालांकि 200 एकड़ ज़मीन है माशाल्लाह इनके पास। तो ये प्याज की, अब क्या हुआ, प्याज लगाई, लोगों को फ़ायदा हुआ, अगले साल सब ने प्याज लगा दी, वो प्याज का जना सत्यानाश हो गया। तो हमें एक तो ये देखना भी है कि कौन सी फसल लगाई जाए जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। फिर उसके बाद उसको जो है ना उसकी केयर भी करनी है, और उसके बाद फिर उसकी जो है ना वो करनी है, उसमें वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडिशन मतलब ये कि आप कोई आपने टमाटर लगाया, उसको ड्राई करके उसको ड्राई करके बेचें, पैक करके, या और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप ड्राई करके बेच सकते हैं, या उसके अंदर और कुछ प्रोसेसिंग करके उसको जो है ना वो बेच सकते हैं। जैसे मिर्ची है, मिर्ची की फसल, उसको ड्राई करके, कुंडरी के अंदर कितनी बड़ी मिर्ची की मार्केट है, उसको ड्राई करके बेच सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं करना थी, एक तो फसल की बातें हो गई, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये वहाँ पे फार्म है, वहाँ पे जानवर खड़े होंगे, इसमें 100 जानवरों की गुंजाइश है। अगर पूरे जो ना वो गाय ना रखें तो इसी के बराबर आप समझ लें, गाय, बकरे, दुम्बे, बत्तख, खरगोश, मुर्गियाँ, सब मिला के बहुत सारे जानवर रखे जा सकते हैं। इन सब का गोबर, इनका बीट फर्टिलाइज़र है। जो पोल्ट्री का जो वो है ना, जो क्या नाम है, खाद है, पोल्ट्री की जो खाद है वो नाइट्रोजन रिच होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो वो खाद यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ से चारा लग रहा है, वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हमको कहीं से चारा खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये बता दिए कि अभी जो हम 1-1.5 एकड़ पे जो काम शुरू कर रहे हैं वो चारे से ही कर रहे हैं। हम लोग चारे से ही काम स्टार्ट कर रहे हैं। चारे का काम जो है ना वो सस्ता भी है। दूसरी बात है कि अभी हम पहले सारे वो काम करेंगे जो कि सस्ते होंगे। पहले हमारा इरादा था कि वो नूरानी सीड्स पे जाके nuraniseeds.com विज़िट कीजिएगा और उनकी फेसबुक पे वीडियोस देखिएगा। तो उन्होंने बहुत सारे चारे निकाले हुए हैं, 10 चारा है और जो ना मुख्तलिफ। तो वो उसके बीज जो दे रहे हैं वो 10 किलो का बैग है 18,000 रुपये का। तो हमने सोचा है कि हम चारा लगाएंगे। फ़िलहाल सबसे सस्ता चारा कौन सा है? मकई है। 10 किलो 18,000 रुपये का, तो 1 किलो कितने का हुआ? 2,000 के करीब का था। लेकिन हो सकता है हम वो नूरानी भी लगा दें, क्योंकि बाकी की सारी तो कॉस्ट उतनी है। वो जाके अगर मतलब 1,90,000 और 2 लाख का फ़र्क पड़ना फिर नहीं है। ठीक है, हाँ, ये तो चलें, ये तो चीज़ें जो है ना वो कंटिन्यूस डिस्कशन में है। खैर, मैं कोई आत्मी बात नहीं बोल रहा यहाँ पे, लेकिन ये है कि उससे क्या होगा कि वो जो मकई है वो 450 रुपये किलो बीज है उसका। ठीक है, तो सिर्फ बीज का वो कह रहे हैं साहिब भाई के बाकी खर्चे तो वही हैं, बीज का ही खर्चा इजाफी है। तो हम वो लगा जो वेट ज़्यादा देगी वो वाला नहीं। उसका मेन पर्पज़ ये है कि हम जिस फार्मिंग के काम पर जा रहे हैं तो वो चारा हमने किसी और को नहीं बेचना, फिर तो वो इंशाल्लाह हमारे अपने ही माल पे काम आ जाएगा। 1 एकड़ में 300 मन निकलता है एक कट में। और जो सदाबहार चारा होता है ना, जो बार बार कटता है, वो 2-2 महीने बाद उसका ही कट निकलता है। तो वो हर कट में आपको समझे कितना मिल रहा है? 200-300 मन।
300 मन नहीं भी हुआ तो 200 मन तो होगा, तो वो कितना मतलब सारे जानवरों के लिए वो पूरा हो जाएगा। और उनकी सारी जो, लेकिन चारे में ये होता है कि चारे के अंदर जो ना वो क्योंकि गीला चारा होता है प्रोटीन कम होता है, तो उस प्रोटीन के लिए फिर आपको जानवरों को ग्रेन देना पड़ता है, ग्रेन्स देने पड़ते हैं, वो ज़रा महंगे होते हैं। तो उसका भी हल है। उसका हल क्या है कि आपने जो बात करना चाह रहा हूँ, एक बात मैं करूँ आखिरी, वो उसका हल ये है कि आप उसको जो है ना सुखा के दे दें। जैसे अल्फा है, अल्फा क्या है, ये लूसन जो हमारे बकरे बहुत शौक से खाते हैं, लूसन को सुखा लें तो इसका अल्फा हे बन जाता है। तो वो हे के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आप उसको सुखा के रख लें, ख़राब भी नहीं होगा, और आप उसको दें, बकरा शौक से खाता है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। आप बात करें। इस वक्त 5200 रुपये मन है अल्फा। आप नहीं कर सकते, वो जो हमारा मेन प्लान है ना, करेंगे आप। एक और बात जो मिसाल में देता हूँ, ये जो आपने सुना होगा साइलेज पता है किसी को? साइलेज क्या होता है? साइलेज ये होता है कि मकई का जो घास है ना, उसको आपने कुतर के और उसको जो है ज़मीन के अंदर दबा दिया, प्लास्टिक के पूरे उसके अंदर ना, कवर के अंदर, और उसके ऊपर कुछ डाल देते हैं, वो उसको जो है ना सड़ा देता है, यूरिया वगैरह डाल देते हैं, तो वो सड़ जाता है। लेकिन वो पूरी तरह सड़ता नहीं है, हल्का सड़ जाता है। हमारे पेट में जब भी खाना आता है, पहला अमल क्या होता है? पहले वो सड़ता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। तो अब अगर हमने पहला अमल बाहर से करके दे दिया जानवर को, तो उसका डाइजेशन का अमल फास्ट हो गया, अब वो ज़्यादा फूड डाइजेस्ट करेगा, ज़्यादा वेट गेन करेगा। तो इसीलिए मीट के लिए जो लोग जानवर पालते हैं, जो उसके लिए पालते हैं, क्या नाम है, दूध के लिए, तो साइलेज देते हैं। तो ये साइलेज हम यहाँ बना सकते हैं, बना के बेच भी सकते हैं। कॉम्पोस्ट हम यहाँ बना सकते हैं। वर्मी कॉम्पोस्ट दुनिया का बेहतरीन जो ना वो खाद है। इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। नहीं, ब्लैक गोल्ड तो तेल को बोलते हैं ना, नहीं, इसको भी बोलते हैं, कई चीज़ों को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। अच्छा, इसको भी बोलते हैं। तो वर्मी कॉम्पोस्ट जो है ना, वो अभी मैंने देखा था 1200 रुपये की, नहीं, वो मैंने ग्रुप पे डाला था ना, उसके रेट कितने थे। बहरहाल वो वर्मी कॉम्पोस्ट क्या है, वर्म्स होते हैं, रेड विंगलर वर्म्स होते हैं, उनको आप गोबर के ऊपर डाल दें, उनके ऊपर जो ना वो धूप ना पड़े और हल्का सा मॉइस्चर हो, वो अंदर उसको खाते रहेंगे, खा के उसको बूझ बनाते रहेंगे। वो क्या होगा, वर्मी कॉम्पोस्ट दुनिया का बेहतरीन खाद है। तो वो हम यहाँ बना के बेच सकते हैं। जिन लोगों ने घर में किचन गार्डनिंग की हुई है, पौधे लगाए हुए हैं, तो वो आपसे पूरा बैग किलो के हिसाब से ख़रीद लेंगे, तो यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब आपको इस लाइन में जितनी भी चीज़ें करनी हो, तो ये आपके लिए एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल मॉडल फार्म है कि आप 1000 गज़ की ज़मीन जगह पे आके काम करें, अपना एक्सपेरिमेंट करें, कामयाब हो जाए उसको 1000 से 2000 गज़ कर लें, फिर और कामयाब हो जाए तो उसको बढ़ाते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता। वीडियो